चरणों के बाद में 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार केंद्र में बन रही है, देश में किसकी सरकार बन रही है। भाजपा सरकार बनाती है फिर से, या इंडिया गठबंधन जो दावा किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, गठबंधन की सरकार बनती है। बहरहाल दोनों ही यदि सरकारें अलग अलग तरह से बनती है तो क्या बदलाव होगा, भाजपा की सरकार फिर से बनती है तो बदलाव क्या होगा, और यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या बदलाव होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता अजय धौले जी। अजय जी बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद है संतोष गौतम जी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संतोष जी आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले अजय जी आपसे ही बात करना चाहूंगा। जैसा कहा जा रहा है कि 400 पार की बात की जा रही है, यदि सरकार बनती है फिर से और लगातार भाजपा की सरकार फिर सत्ता में आती है, क्या देखने को मिलेगा इस बार? क्या ऐसे ठोस काम होने हैं जो आपको लगता है कि प्रदेश में और देश में हो सकते हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र 2024 का जो आया है पंकज जी, उससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 25 वर्षों में जो 2047 तक का भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प पूर्ति के लिए जो जो काम करने पड़ेंगे, उन कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ संकल्पित है। निश्चित तौर पर देखेंगे कामों का अगर बात करें तो आज ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार केंद्र में चल रही है उसके हाथ में ही ऐसे डेवलपमेंट के जितने आयाम स्थापित किए और उन्हीं का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कितने जल्दी बने इसके ऊपर भारत सरकार काम करेगी। एक जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो आयुष्मान भारत में 70 वर्षों के ऊपर सभी बुजुर्गों को दिया जा रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात है। 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लक्ष्य है। फिर प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय समुदाय के जितने भी पहुंच क्षेत्र हैं उनमें आधारभूत संरचनाओं का विकास है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न हमारे संकल्प पत्र में हम लोगों ने संकल्प लिए, लेकिन देखना ये बहुत जरूरी है कि भारत का 2047 तक के भारत को विश्व बंधु कैसे बनाया जाए। जो भारत कभी विश्व का नेतृत्व करता था उस भारत को पुनः उस स्थिति में कैसे लाया जाए। हमारी डिप्लोमेसी के लेवल पे यदि बात करें तो फॉरेन पॉलिसीज को कितना मजबूत किया जाए। आज हमारी स्थिति यह है कि हम अमेरिका को ये बता सकते हैं कि हम ऑयल अगर रसिया से खरीद रहे तो ये भारत की जो इकोनॉमिक फ्रंट पे या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो स्थिति बनी है उसको और मजबूत कैसे किया जाए। ये सारी बातें आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म में देखने को मिलेगी। अजय जी निश्चित रूप से जो आपका एजेंडा है और जो जो पत्र आया है, संकल्प पत्र, उसमें आपने साफ लिखा है कि ये काम किए जाएंगे। इसके अलावा दबी छुपी जबान में एक ये बात और आती है कि यदि भाजपा फिर से आती है, रिपीट होती है, तो एक हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा अलग अलग जो संत हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, या जो आरएसएस के लोग हैं, कई बार कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं, तो क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र जैसी बात भी उठ सकती है? देखिए पंकज जी, टेक्निकली तो भारत हिंदू राष्ट्र ही, बहुसंख्यक यहाँ पे मेजोरिटेरियन हिंदू है। तो मुझे लगता है कि इस बात को फिर से प्रतिपादित करना, क्योंकि देखिए दिक्कत कहाँ से हुई थी। एक 1970 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और सेक्युलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंसर्ट किया गया तत्कालीन सरकार और इंदिरा जी को, पता नहीं उनका रीजन क्या रहा, लेकिन भारत उसके पहले बहुसंख्यकवाद को मानने वाला देश रहा था। हमारी सनातन संस्कृति हमारे मूल में, हमारे विचारों में है। वर्षों से और सदियों से भारत सनातन संस्कृति के, हिंदू धर्म की प्रतिष्ठापना करते रहा है, उनकी मान्यता रही है। तो मुझे लगता है इन बातों को फिर से मान्यता देने का ऐसा कोई विषय नहीं। भारत इन अपने धर्म को या भारतीय अपने धर्म को स्वीकार्यता के साथ में अपनाते हैं। और स्वीकार्यता, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनको सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का सम्मान करने में भी कोई दो राय नहीं है। वो स्वीकार करते हैं कि वो हिंदू है और एक सनातनी हिंदू है और अपने धर्म की जो भी मान्यता है उन्हें अपनाते हैं। तो मुझे लगता है इस बात को फिर से बल देना या इस बात के लिए भ्रम फैलाना कि भाजपा हिंदू राष्ट्र करेगी, ये वास्तव में जो राष्ट्र है वो आज से नहीं है, सदियों से सनातन परंपरा से ये राष्ट्र वैसा ही है जैसा आज। जी संतोष जी, संतोष जी से बात करते हैं। संतोष जी, अभी आपने अजय जी को सुना, और अगर हम भाजपा की बात उन्होंने कही, कांग्रेस गठबंधन के साथ में सत्ता में आता है तो कांग्रेस की अपनी क्या विशेषताएं होंगी, उसके क्या कार्य होंगे और क्या उसके संकल्प होंगे जो वो अपने देश में लागू करना चाहेंगे? संतोष जी। कांग्रेस के संकल्प तो साफ है कि कांग्रेस गरीबों के साथ रहने वाली है। कांग्रेस उद्योगपतियों
को फायदा पहुंचाने की कीमत पर गरीबों का नुकसान नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जी पिछले 10 साल की सरकार रही है 2014 से लेकर अब तक, उसने गरीबों को कभी उन्नति करने की, गरीबों की उन्नति के लिए कुछ नहीं सोचा। उसने जब भी सोचा, उसने ये सोचा कि देश के संसाधनों को कैसे अपने अमीर मित्रों को दिया जाए, जिससे कि उनका भी हिस्सा बराबर चलता रहे और जिससे कि उनको भी चुनाव लड़ने के पैसे मिलते रहे, जिससे उनको भी 8,500 करोड़ के प्लेन में घूमने का मौका मिले। जो बड़े बड़े टेम्पो की बात कर रहे थे अभी मोदी जी की, बड़े बड़े टेम्पो में बोरे भर भर के पैसा राहुल जी के पास गया है, तो राहुल जी इतने दिन चुप रहे तो उनको कितने बोरे मिला होगा। मैं बोलता हूं कि 10 साल प्रधानमंत्री चुप रहे अडानी के मामले में, बोरे के मामले में, टेम्पो के मामले में, तो कैलकुलेशन लगाया जाना चाहिए कि मोदी जी को कितना रुपया मिला है। दूसरा, अभी भारतीय जनता पार्टी 2047 तक के विजन की बात कर रही है। इसके पहले जब 2014 में सत्ता में आई थी तो 2022 के मिशन की बात करती थी। वो कहती थी कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हर किसी के पास अपना पक्का मकान होगा। लेकिन अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इतने करोड़ मिशन है हमारा आवास योजना के तहत देने का, तो ये मिशन तो 2022 में कायदे से पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि 2022 तक तो मोदी जी ने कहा था सभी के पास अपना पक्का मकान होगा, मकान में नल होगा, नल में जल होगा, तमाम तरीके की बातें की थी। लेकिन इसके बाद जब रोजगार के मुद्दे पर 2 करोड़ रोजगार के मुद्दे पर फेल हुए तो मोदी जी ने कहा कि नाले से गैस बनाई जा सकती है, गैस पर चाय बनाई जा सकती है, पकौड़े तले जा सकते हैं, तमाम तरीके के उन्होंने रोजगार सुझाए, जो कि मैं समझता हूं कि इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं था कि पढ़े लिखे युवा इस प्रकार की नाले से गैस बनाए। वो तो बड़े वैज्ञानिक बन गए, उन्होंने बोला कि हमारे कोई युवा तकनीक इतनी हावी है कि रडार को अगर मात देना हो तो बादलों के नीचे से प्लेन उड़ाया जा सकता है। तमाम तरीके की वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं नरेंद्र मोदी जी की, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी यही नहीं रुकते, नरेंद्र मोदी जी तमाम, उन्होंने भी कल परसों के इंटरव्यू में कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम करूं तो मैं राजनीति में ही नहीं रहना चाहता अगर हिंदू मुस्लिम मुझे करना पड़े। लेकिन देश गवाह है कि 2014 से लेकर अब तक वो जितने भी चुनाव जीते हिंदू मुस्लिम और ध्रुवीकरण पर जीते हैं। और मैं कहता हूं कि मोदी जी इस दुनिया के सबसे अगर झूठे प्रधानमंत्री अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। और उसके बाद भी आज वो जो विजन पेश कर रहे हैं 2047 का, वो ये नहीं बता रहे हैं कि हम अभी तक 2014 से लेकर 2024 हो गया, अभी तक हम 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दे पाए, 15 लाख के खातों का क्या हुआ, मकान क्यों नहीं सबको मिले, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, अभी भी 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो राशन लेने पर क्यों मजबूर है। और तमाम ये भी जो योजना थी जो गरीबों को राशन देने की, यूपीए सरकार के समय की योजना थी, उस पर खाली उन्होंने अपना बोर्ड चिपकाया है। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने देश में किया है, चाहे एयरपोर्ट बेचने का, चाहे कोयला बेचने का, पोर्ट बेचने का, सारा काम जो मोदी जी ने किया है उससे गरीबों का कोई हित नहीं हुआ। लगातार उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिससे केवल उनके क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों का फायदा हो। तो मैं तो साफ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी यदि सत्ता में आई तो ये बोरे, ये टेम्पो, ये सारे बंद कर दिए जाएंगे और जितनी भी देश के संसाधन है वो गरीबों में वितरित किए जाएंगे। अभी मोदी जी ने भ्रम फैलाने की कोशिश की कि मुसलमानों को संसाधन दे दिए जाएंगे, एक भैंस खोलकर दे दी जाएगी मुसलमानों को। अरे भाई क्यों बरगलाते हो, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप ऐसी बातें क्यों करना चाहते हो जिससे कि आपकी हंसी उड़ती हो, हास्यास्पद लगते हो आप ऐसी बातें करते हुए। कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में अगर कहीं ये बात लिखी हुई हो कि आधे संसाधन मुसलमानों को दे दिए जाएंगे तो राहुल गांधी नहीं, मैं सबसे पहले इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से, कहीं लिखा हुआ ऐसा। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री सबसे ऊंची कुर्सी से बैठकर इतना बड़ा झूठ बोलता है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में खड़ा हो जाता है, महिला पहलवानों की अपेक्षा ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में खड़ा होता है। वो प्रज्वल रेवन्ना जैसे सैकड़ों जो सीरियल रेपिस्ट है उसके लिए जब प्रचार करता है तो मैं समझता हूं वो टेनी जैसे लोगों के लिए, जब अमित शाह ये कहते हैं कि टेनी अगर चुनाव जीत के आए तो उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा, ये टेनी वही है जिन्होंने किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डाला था। और मणिपुर का मन नहीं निकला जिस प्रधानमंत्री से, वो बहुत बड़े विजन की बात करता है, मणिपुर झांकने तक नहीं गया जहां हमारी बहनों की नग्न परेड करा दी गई, वहां नारी सुरक्षा की बातें करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से इस देश की जो जनता है उम्मीदें खो चुकी है और ये प्रश्न भी काल्पनिक है कि ये सत्ता में आएंगे तो आगे 2047 का विजन बताएंगे। संतोष जी, आपने अच्छी बात कही कि आप गरीबों के साथ में है, लेकिन एक युवाओं के लिए जो हो बात होती है, हमेशा भाजपा कहती है, मोदी जी कहते हैं कि 2035 तक 36 तक जो है भारत विकसित देश में बदल जाएगा, तो ये बात युवाओं को अपील करती है। युवाओं के लिए क्या आपने कुछ इस विषय पे मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। मोदी जी ये नहीं बताते कि 2014 से 24 में क्या हुआ, 2035 2047, इसका मतलब साफ है कि मोदी जी टोटल हल मोर्चे पर फेल हो चुके हैं और उनके पास बताने को कुछ नहीं है, इसलिए वो आगे का विजन प्रस्तुत कर देते हैं जिस पर किसी को विश्वास नहीं होता। वो बताएं कि 2024 तक क्या किया उन्होंने। चलिए अजय जी साथ में, अजय से बात करते हैं। अजय जी, जो संतोष जी सीधा आरोप लगा रहे हैं आप 10 साल पुराना है वो बात नहीं कहते। जी पंकज जी, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा।
2014 जी में भारत में मेडिकल कॉलेज 387 थे, 2023 में 660 है। एम्स 2014 में 7 थे, आज एम्स 22 है। 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 148 है। नेशनल हाईवे की संख्या 2014 में 91,287 किलोमीटर थी, आज 1,46,000 किलोमीटर है। रूरल रोड देश में 3.8 लाख थे, आज 7.55 लाख किलोमीटर है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 21,000 किलोमीटर था, आज 60,000 से अधिक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है। देश में सिर्फ 5 बड़े शहरों में मेट्रो चलती थी, आज 20 से भी अधिक नहीं, शहरों में मेट्रो चल ये रही है। आप 10 साल 250 ये आप किलोमीटर का 10 साल रेलवे का नेटवर्क, 250 किलोमीटर का अच्छा जी अभी मेट्रो 10 का साल नेटवर्क अच्छा जी अभी आज 10 साल पहले की बात कर रहे हैं आप? ये 10 साल पहले और अभी की बात कर रहे हैं? जी मैं 10 साल पहले का 2014 के में कितना था, 2024 में कितना है। देश में जी देश में 5 बड़े शहरों में मेट्रो चलती थी, 250 किलोमीटर का नेटवर्क था, 1000 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो चल रही है और उतनी ही पाइपलाइन में है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ऐसी अनेकों परियोजनाएं हैं जो पूर्ववर्ती सरकार ने जिनका शिलान्यास किया था, हमने उनका क्रियान्वयन भी किया, भूमि पूजन भी किया। और ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, उनका उनका लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। देखिए, आरोप लगाने के लिए बहुत से आरोप लगाए जाएंगे। संतोष जी कह रहे थे कि हमारे मैनिफेस्टो में कहीं पे भी तुष्टीकरण की बात नहीं है। इनका मैनिफेस्टो में क्लियरली डिपिक्ट किया गया है कि माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ का प्रोटेक्शन करेंगे, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे करेंगे। तीसरा, माइनॉरिटीज के इस देश में मेजोरिटेरियन जो बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है, इनके मैनिफेस्टो में लिखा है। और वही बातें हमने देश की जनता के समक्ष रखी और देश की जनता भली बात समझदार है। 2014 हो, 2019 हो या मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले कंटेक्स्ट में, तो 2023 का विधानसभा का चुनाव, ये सारे थ्रेशोल्ड पकड़ लीजिए। कांग्रेस पे इस देश की जनता ने विश्वास करना बंद कर दिया है। कांग्रेस अपनी अप्रासंगिकता खो चुकी है और ये मोदी जी को गाली देते हैं। ये लोगों को ये समझना चाहिए कि 20 वर्षों से जिस नेता को आप लॉन्च कर रहे हैं, रिलॉन्च कर रहे हैं, वो अगर सफल नहीं हो रहा तो उसमें मोदी जी का क्या दोष है। आप क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप लोग आरोप लगाते थे कि एलआईसी एसबीआई बेच दी गई है। आज देश में सर्वाधिक, प्राइवेट की भी बात कर ले और गवर्नमेंट पीएसयू की भी बात कर ले, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग अगर कोई कंपनी है या कोई एंटरप्रेन्योरशिप है तो वो एसबीआई है। आप एलआईसी की बात कर लेते हैं, एलआईसी सबसे अधिक प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है। तो ये कांग्रेस की जो बरगलाने की, भ्रम फैलाने की राजनीति, वो देश भली बात जान चुका और बार बार अपने अजय जी आपने एक लंबी फहरिस्त बताई और हमेशा राहुल गांधी जी का भी आरोप लगातार हर भाषण में बात कहते हैं, हर कांग्रेसी इस बात को कहता है कि अडानी और अंबानी जैसे जो उद्योगपति हैं उसको भाजपा ने पुष्ट किया है, मजबूत किया है और इतना मजबूत किया है कि 2 धड़े बढ़ गए, एक गरीब और एक अमीर। तो क्या क्या लगता है आपको, क्या वाकई जो है ऐसे जो बड़े उद्योगपति हैं उनको फायदा दिलवाया गया है, उनको मजबूत किया गया है? देखिए, तो पीछे कारण क्या? यूपीए के शासन काल में हमने लिखा है, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है चिदम्बरम जी, उनका एक स्टेटमेंट है, आप सुन लीजिए कि यूपीए के शासन काल में लोन जो होते थे उन्हें राइट ऑफ किया जाता था और फोन बैंकिंग होती थी। एक मिनिस्ट्री से या किसी अपने संभ्रांत व्यक्ति का फोन जाता था किसी बड़े बैंक में और वो कहता था कि इस कॉर्पोरेट को लोन दिया जाता है। आज भारतीय बैंकों का एनपीए जो कभी डबल डिजिट में हुआ करता था, ये सिंगल डिजिट में है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की खासियत है। आज भारतीय बैंक जिनके बैलेंस शीट में राइट ऑफ करना पड़ता था, आज वो प्रॉफिट मेकिंग बन गए। इवन जो गवर्नमेंट बैंक थे वो प्रॉफिट मेकिंग बन गए। तो मुझे लगता है देश जान रहा है, 5वीं भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है तो ऐसे ही नहीं बना। इसमें देश के सभी हितधारकों का योगदान है, उसमें हमारे उद्योगपति का भी योगदान है, लेकिन इस देश के श्रमजीवी वर्ग का भी योगदान है। आज कोई इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाती है तो उसमें वहां का लेबर जो होता है उसके भी श्रम लगता है और उससे देश प्रॉफिट कमाता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ये झूठ परेड की राजनीति करना बंद कर दे, क्योंकि वैसे भी इन्हें सत्ता में आना नहीं है, तो ये 2047 का विजन की बात ही नहीं कर सकती है। अभी 2000 आने वाले 29 तक का विजन कांग्रेस के पास नहीं है। तो मुझे लगता है देश की जनता भली भांति चुनाव को जान चुकी है और अब तो 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, 5वें चरण का मतदान होने जा रहा है। देश की जनता ने अपना जनादेश दे दिया। जितनी सीटों पे बहुमत के लिए लगती है उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली प्राप्त कर चुकी है और अब जो होने जा रहा है वो आपको विकसित भारत के लिए देश की जनता का, मध्य प्रदेश की जनता का जो स्नेह मिला है वो आपको दिखेगा। संतोष जी, लंबी फहरिस्त अजय जी ने बताई है कि जो 10 साल में हुआ, 2014 में जो नहीं हुआ था 24 में हो गया है, एक लंबी फहरिस्त है जो उन्होंने बताई है। और ये आरोप भी लगाया है कि हमेशा कांग्रेस जो है वो झूठे आरोप लगाती है और भ्रम फैलाने की बात करती है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन देश की जनता जानती है कि ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। इस प्रकार की तमाम जितनी भी ये फहरिस्त गिनाते हैं, इनमें आधे से ज्यादा चीजें झूठ होती है, जो समय समय पर इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो है वो प्रूव करती आई हैं कि ये कैसे मैनिपुलेटेड डाटा देश के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब ये मध्य प्रदेश का उदाहरण दिखा दूं मैं आपको, जो लाइव उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं। विदिशा जिला जो था और जितना रायसेन जिला था, ये पहले ओडीएफ घोषित कर दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 के पहले। लेकिन जब हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो हमने वहां सरपंचों के वीडियो बनाए, लोगों से बात की, तो पता चला कि खुले में शौच मुक्त हुआ नहीं था। तो इस प्रकार के झूठे जो दावे प्रस्तुत करना, ये भारतीय जनता पार्टी का शगल रहा है, लेकिन जन्मनी हकीकत कुछ और है। आप देखिए, 100 रुपए लीटर अगर पेट्रोल बिक रहा है तो ये सबूत है कि ये जब यूपीए का शासनकाल था 2014 के पहले, तो कितने में मिलता था। जो डीजल 93 रुपए का मिल रहा है, तो ये सबूत है। आज ही मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था कि 250 रुपए किलो तुअर की दाल हो गई। तो आपको पता है, अडानी दाल के धंधे में भी है, अडानी जो है जो खाद्यान्न का धंधा है उसमें भी है, पेट्रोलियम का धंधा भी है। तो तेल, पोर्ट सब बेच दिया। एक अगर 25 ग्राम की पुड़िया किसी के पीछे निकल जाती है तो सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन अडानी के पोर्ट्स पर इतनी इतनी खबर आई कि इतने क्विंटलों से उतरा वहां पर ड्रग्स, लेकिन वहां कोई झांकने नहीं गया। मैं ये कह रहा हूं कि किस प्रकार से मैनिपुलेशन देश के एजेंसियों का चल रहा है, देश के सारे संसाधनों को जिस प्रकार से लुटाया जा रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अभी भविष्यवक्ता भी बन गए माननीय प्रवक्ता जी, ये कह रहे थे कि 4 चरणों के चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। परिणाम तो 4 जून को आएंगे, इनको कैसे पहले से पता है कि ऐसा हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी प्रकार से अपना जो नैतिक आधार है वो खो चुकी है, और देश की जनता तो बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही कि 2 चरणों के मतदान हो रहा है तो पता लगे। और मैं अकेला थोड़ी कहने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन खो चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी से पूछिए, इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं किसी हाल में इनकी सरकार नहीं बनेगी। आप देखिए, लोकतंत्र की हत्या की जो बात हो रही है हर जगह, चाहे सूरत हो, इंदौर हो या खजुराहो हो। इंदौर में तो इन्हीं की पार्टी के 8 बार के सांसद पूर्व लोकसभा स्पीकर ने बोला कि इंदौर की जनता फोन करके कह रही है उनको कि हम नोटा पर वोट डालेंगे। तो लोकतंत्र को जो खत्म करना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से इस देश के अंदर तानाशाही लागू कर दी गई है, विपक्षियों को पकड़ पकड़ कर जेल में ठूसा जा रहा है। आप सोचिए पंकज जी कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में उठाकर बंद कर दिया। चलिए मान लीजिए एक बार कि वो भ्रष्ट होंगे भी, तो जिन अजीत पवार को इन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है उस पर, हिमंता बिस्वा शर्मा जो सबसे बड़ा घोटालेबाज है, ये कौन कहने वाले थे? ये कहने वाले थे नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी। लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी में शामिल हुए तो उनके ऊपर छापा क्यों नहीं डलना चाहिए था? उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए था? मेरा प्रश्न खाली बहुत छोटे से सिंपल प्रश्न है, लेकिन मुझे पता है कि इन प्रश्नों के जवाब नहीं देंगे कि अजीत पवार को क्यों नहीं जेल में डाला गया, क्यों नहीं हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल में डाला गया, क्यों नहीं येदियुरप्पा को जेल में डाला गया। क्या केवल अरविंद केजरीवाल और जो हेमंत सोरेन वही भ्रष्ट है? केवल कांग्रेस के लोग ही भ्रष्ट है? भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें जाकर जो कांग्रेस के भ्रष्ट रहते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। मेरा यह कहना है कि इस देश में झूठ की बुनियाद पर जो राजनीति चल रही थी अभी तक, मैंने माना कि 2 बार सत्ता में आ गए मोदी जी, लेकिन कभी ना कभी तो पाप का घड़ा फूटेगा, काट की हांडी कितनी बार चढ़ेगी। तो इसलिए इस बार देश ने देख लिया। अब ये कह रहे थे कि इतने एयरपोर्ट्स बने, अरे भाई एयरपोर्ट्स तो मुझे मालूम है सरकारी पैसे से आप बनाओगे, फिर अपने दोस्त को गिफ्ट दो दोगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तो नीति है, एयरपोर्ट तो बनाएंगे ना, निश्चित बनाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट के धंधे में अडानी है। तो निश्चित रूप से अडानी को बना बनाकर गिफ्ट कर देना यह कोई देश से छुपा हुआ नहीं है। और अडानी के ऊपर मैं आरोप अकेला नहीं लगा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी समय समय पर यह कहते रहे हैं कि क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों के हाथ में, चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, ये कोई कांग्रेस के नेता तो थे नहीं, ये तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे। मैं तो ये इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर गरीब हितैषी इतने ही थे तो 80 करोड़ रुपए में से 80 करोड़ लोगों में से एक भी संख्या कम क्यों नहीं हो रही है? और आखिर 2022 तक सबको मकान क्यों नहीं मिल पाए? अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना लागू क्यों है? 2024 चल रहा है श्रीमान, और 3 करोड़, इसका मतलब 3 करोड़ आवासीय योजना की बातें कर रहे हो। हालांकि वो 3 करोड़ जमीन पर नहीं उतरते कभी भी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा बोला जा रहा है, इसका मतलब प्रधानमंत्री पूरी तरह से फेल है। एक भी चीज धरातल पर उतरी नहीं है। और जितनी भी कांग्रेस की पुरानी चीजें, आजकल तो पंकज जी एक और बात हो गई है, ये हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो हमने इनको बताना बंद कर दिया कि 70 साल में क्या क्या किया, क्योंकि पहले हमने जब इनको बताया था तो वो चीजें इन्होंने बेच दी, तो अब हमने बताना बंद कर दिया। बताएंगे, ये भी बेच देंगे, इनको ये भी पता चल जाएगा कांग्रेस ने ये किया वो किया। इसलिए हमने आजकल इनको बताना बिल्कुल बंद कर दिया है। हमको मालूम होगा किसको बेचेंगे, इसलिए हमने बताना बंद कर दिया है। हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे हमने 70 साल में क्या किया। आप बताइए बार बार जनता के सामने हमने 10 साल में क्या किया। मत बताइए कि 35 में ये करेंगे, 47 में वो करेंगे। सत्ता में आओगे तो करोगे ना,
और हमसे कह रहे हैं कि 2029 का भी विजन नहीं है। अभी पता लगेगा आपको, चुनाव तो आने दीजिए 4 जून के, और आप कोई भविष्य वक्ता नहीं जो पहले से ही बता दोगे कि इतनी इतनी सीटें हमारी आ रही हैं। इसका मतलब देश की जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो आप। संतोष जी, क्या लगता है कि इस 4 जून को क्या लगता है, आप कुछ आकलन कर सकते हैं, आप जो आपका निश्चित रूप से जनता जिस प्रकार से ठगी गई है 10 वर्षों में। उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों की बात होती थी, अरे भाई उज्ज्वला योजना के सिलेंडर बांटने से नहीं होगा, उसमें भराने के लिए 1000 रुपए लोगों की जेब में चाहिए। 465 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी उसको स्टूल बनाकर उस पर बैठती थी। आज देश की करोड़ों महिलाओं के घर में वो जो सिलेंडर बेंच का काम कर रहे हैं, कुर्सी का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं देश की जनता भोली भाली है लेकिन मूर्ख नहीं है। वो जानती है कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल किसके कारण हुआ है। 250 रुपए की दाल यदि हम खा रहे हैं तो उसका असली मुनाफे वाला कौन है जो उससे मुनाफा कमा रहा है उस दाल से? क्या 250 रुपए की दाल का कीमत किसानों को मिलती है? अभी मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। ये सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी 2024 से 23 के चुनाव में विधानसभा, तो इसने किसानों से वादा किया था कि हम 2700 रुपए समर्थन मूल्य देंगे सत्ता में आते ही, और गेहूं की फसल बिक चुकी पंकज जी। अब किसानों को 1 साल का इंतजार करना है, लेकिन 2700 तो छोड़िए 2200 भी नहीं मिला है। तो 2700 रुपए की झूठी बातें करने वाले देश की जनता देख रही है, करारा सबक सिखाएगी। जी। तो क्या आपको लगता है, क्या मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि 4 जून को आपको क्या लगता है किस तरह का? निश्चित रूप से मेरा तो मुझे तो जनता पर विश्वास है कि जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी अजय जी, संतोष जी जो है वो बहुत उसके साथ में कह रहे हैं, विश्वास के साथ में कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बार पंकज जी हम आपके चैनल पे 4 जून को अगर आप अवसर देंगे फिर से डिबेट करेंगे। 40 सीटों से अधिक कांग्रेस की अगर आ गई तो मैं आपके चैनल पे बात करूंगा। और निश्चित तौर पर संतोष जी सम्मानित प्रवक्ता है कांग्रेस के, लेकिन ऊर्जा होनी चाहिए। लेकिन ऊर्जा के इस दिशा में साथ साथ जमीन पे काम भी होना चाहिए। आपके संगठन ने काम नहीं किया, आपके नेतृत्व ने काम नहीं किया। देश की जनता मेहनत करने वालों को जनादेश देती है और भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है। तो मुझे लगता है देश की जनता का वेट करना चाहिए। उसने अपना जनादेश दे दिया है, मध्य प्रदेश के विषय में तो दे ही दिया है। बाकी बचे जो 3 फेजेस हैं और देश में भी बचे हैं, 1 जून तक के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद हम और आप वेट करेंगे कि देश की जनता ने 4 जून को जो ईवीएम खुलेंगे उसमें किसको जनादेश मिलेगा। तो अजय जी क्या लगता है, 400 पार के नारे पर अभी भी कायम है आप? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था 370 सीटों का, वो भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करने जा रही है और एनडीए समग्र रूप से 400 पार जा रहा है। ये आप लिख के लीजिए पंकज जी, ये आपके चैनल के साथ जिम्मेदारी के साथ बोल। चलिए अजय जी और संतोष जी, आपसे बातचीत हुई। निश्चित रूप से हम 4 जून को फिर से एक डिबेट करेंगे और आपको इनवाइट भी करेंगे और देखेंगे कि संतोष जी जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और अजय जी कह रहे हैं कि 400 पार हो रही है, किसका दावा सच होता है और किसका नहीं होता है, ये निश्चित रूप से इसका इंतजार हमें 4 जून तक करना होगा। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए संतोष जी, अजय जी। आप देखते रहिए साथ में। नमस्कार।